तो स्टूडेंट्स, तो बच्चों, आप सबका खुशामदीद है हमारे नए टॉपिक में जिसका नाम है लैक्टेशन। तो बेटा, लैक्टेशन एक नहायत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लैक्टेशन जो है, आपको पता है कि मैमल्स हैव अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर दैट दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है? मिल्क इज सिंथेसाइज्ड। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो मिल्क होता है दैट इज फेड टू द यंग वन। न्यूबॉर्न को मिल्क फीड किया जाता है। एक माँ अपने बच्चे को पैदा होने के बाद दूध पिलाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। मैं कह सकता हूँ लैक्टेशन इज द प्रोसेस by which a mother feeds her young one with the milk। तो ये जो मैमल्स हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस होता है। The process by which milk is produced in the mammary glands, that process is called galactopoiesis। The process by which milk is synthesized in the mammary glands, this process is called as galactopoiesis। बेटा याद रखिए, एक क्लास है या एक ग्रुप है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोथीरिया। जो प्रोटोथीरिया हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटा एग लेइंग मैमल्स। प्रोटोथीरिया वो मैमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं। अगर आप देखेंगे प्रोटोथीरिया में मेल भी और फीमेल भी बोथ आर एंगेज्ड इन लैक्टेशन। डक बिलेट प्लेटिपस है, इसमें आता है, सिकेली एंटीटर आता है इसमें। ये प्रोटोथीरिया वो ऐसे मैमल्स हैं, प्रिमिटिव मैमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं। और जब ये अपने बच्चे को दूध देते हैं तो मेल्स एज वेल एज फीमेल्स आर एंगेज्ड इन लैक्टेशन। ये जरूरी नहीं है कि हर एनिमल में फीमेल्स लैक्टेट करें। अगर आप देखेंगे, एक ग्रुप है बैट्स का बेटा, जिनको हम बोलते हैं डायक बैट्स। दे आर फ्रूट ईटिंग बैट्स। इन डायक बैट्स में मेल्स आर एंगेज्ड इन लैक्टेशन। मेल्स बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन जहां तक ह्यूमन बींग्स का ताल्लुक है, यहां पर फीमेल्स जो होते हैं दे आर एंगेज्ड इन लैक्टेशन। फीमेल्स के मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क सिंथेसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, आपको याद रखना है, दीज मेमोरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन इन नेचर। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? They are exocrine glands and they are modified sweat glands। याद रखिए बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं they are modified sweat glands। तो मिल्क की प्रोडक्शन कब होती है? एक फीमेल में मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है एट द एंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो रही होती है, प्रेगनेंसी के बाद अब लाइकलीहुड है, चांसेस हैं कि अब बच्चा पैदा होगा, तो बच्चे को पैदा होने के बाद मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी ग्लैंड्स में इस दौरान मिल्क की सिंथेसिस की जो सारी प्रोसेस है उसको फाइनल किया जाता है। याद रखिए, मिल्क सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द मेमोरी ग्लैंड्स एट द एंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई होती है, तो जब तक प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई होगी बेटा, तब तक मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती है। आप कहेंगे क्यों? ये इसलिए क्योंकि मिल्क की सिंथेसिस जो होती है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। और याद रखिए
जब तक प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई होती है बॉडी में, प्रोलैक्टिन की लेवल लो होती है. That means they have got inverse relation. प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई होती है तो प्रोलैक्टिन की लेवल कम होती है. लेकिन एट द एंड स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, व्हेन द प्रोजेस्टेरोन लेवल बिगिंस टू डिक्लाइन, द प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीजेस, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैलेक्टोपोएसिस. फिर मिल्क की सिंथेसिस शुरू होती है. तो मिल्क की सिंथेसिस कहाँ होती है? मिल्क की सिंथेसिस जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पर होते हैं छोटे छोटे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं बेटा एल्वियोलाई. ये जो एल्वियोलाई होते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक एल्वियोलस दिखाऊं तो अगर यहाँ पर हम बेटा एक एल्वियोलस देखेंगे, दीज एल्वियोलाई आर लाइनेड बाय, जहां पर मिल्क प्रोड्यूस होता है, एक एल्वियोलस को मैं यहां पर दिखाता हूं. These alveoli are lined by cuboidal epithelium. They are lined by cuboidal epithelium. The cells which are cuboidal in nature, और इन सेल्स में मिल्क की प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है. The milk is produced by the cuboidal cells, by the cuboidal epithelium which are lining the alveoli. ये alveolus है. This alveolus is lined by cuboidal epithelium. कौन सा epithelium? Alveolus is lined with cuboidal epithelium. ये जो alveolus बेटा होता है, that alveolus is lined with cuboidal epithelium. और यही cuboidal epithelium जो है, इन्हीं सेल्स में मिल्क सिंथेसाइज होता है, मिल्क की सिंथेसिस होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन. These cuboidal cells, these alveoli which are lined with cuboidal cells, they are surrounded by different types of cells which are called as myoepithelial cells. क्या बोलते हैं बेटा इनको? ये जो cells हैं, they are surrounded by other cells. The alveoli जो हैं, these alveoli which are lined with cuboidal epithelium, they are further surrounded by cells. Those cells are called myoepithelial cells. याद रखिए, cuboidal epithelium is surrounded by myoepithelial cells. तो क्या होता है, जब इन cuboidal cells में मिल्क की सिंथेसिस होती है, फिर जब ये मायोइपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट करती है, इनके कंट्रैक्शन की मदद से ये जो मिल्क होता है जो इन क्यूबाइडल सेल्स में होता है, वो स्क्यूज होता है इनटू द डक्ट. जो एल्वियोलाई से छोटे छोटे डक्ट्स निकलते हैं जो जाते हैं टुवर्ड्स द निपल. ये निपल के पास लगभग 20 पोर्स होते हैं जहां से ये डक्ट्स या लेटिसिफेरस डक्ट्स भी इनको कहते हैं. दे ओपन एट द निपल बाय ऑलमोस्ट 20 नंबर ऑफ पोर्स. 20 पोर्स होते हैं निपल एरिया में, जहां पर सारे एल्वियोलाई के डक्ट्स कंबाइंड ओपन होते हैं. तो मिल्क जो होता है, जब ये सिंथेसाइज होता है ना एल्वियोलाई में, तो इन एल्वियोलाई को कंप्रेस किया जाता है, इनको कंप्रेस किया जाता है ताकि जो मिल्क होता है ये सिक्यूज हो जाए, ये इजेक्ट हो जाए इनटू द डक्ट्स, ताकि ये आगे की तरफ मिल्क जो है ये मूव हो जाए. तो मिल्क इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोलैक्टिन, बट इट इज ejected when the contraction of myoepithelial cells takes place. That causes the ejection of milk, and contraction of the myoepithelial cells surrounding the alveoli is under the influence of oxytocin. याद रखिए, मिल्क बनेगा एल्वियोलाई में बिकॉज एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम. लेकिन वो मिल्क आगे नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल जो मायोएपिथेलियल सेल्स सराउंडिंग द एल्वियोलाई होते हैं वो कंट्रैक्ट नहीं होंगे. तो उनको कंट्रैक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? दैट इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन काजेस
contraction of myoepithelial cells so that milk ejection takes place. That is why oxytocin is known as milk ejecting hormone. ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ये हार्मोन। तो बेटा मिल्क सिंथेसिस टेक्स प्लेस, कितना मिल्क प्रोड्यूस हो जाए, कितना मिल्क बनेगा मेमोरी ग्लैंड्स में, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एल्वियोलाई एंड डक्टाइल सिस्टम, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ब्रेस्ट्स जो जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनका साइज जो होता है दैट डज नॉट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड। द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय इन मेमोरी ग्लैंड्स इज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल, इज regulated by the number of alveoli, density of alveoli and their ducts. The size of mammary glands have no role, they have no relation with the amount of milk produced. तो बेटा जब एक बच्चा पैदा होता है, what happens, ये मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मिल्क बच्चे तक कैसे पहुंचता है? When a child is born, याद रखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, as soon as a child sucks the nipples, जब एक बच्चा माँ की निपल को सक करता है, जब एक बच्चा माँ के निपल को सक करता है, the nipples are very sensitive. The nipples are very sensitive. They have numerous nerve endings. इनके अंदर बहुत सारी nerve endings होते हैं. When a child sucks the nipple, the impulse goes to the hypothalamus. Impulse कहाँ जाएगी? Impulse hypothalamus में जाती है. As soon as the child sucks the nipple, the impulse goes to the hypothalamus. Hypothalamus stimulates pituitary gland. हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में स्टोर होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वो मायोएपिथेलियल सेल्स को कंट्रैक्ट करेगा। जब मायोएपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट होंगी तो मिल्क जो होता है, मिल्क इज इजेक्टेड। ये सारा मिल्क जब ये यहाँ से कंट्रैक्शन होगी तो मिल्क इजेक्ट होगा इनटू द डक्टस और डक्टस के थ्रू आगे जाएगा एंड रीच टू द निप्पल एरिया और जाएगा बच्चे के मुंह में। एक बच्चे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ए चाइल्ड डज नॉट हैव टू एक्सरसाइज मैक्सिमम एफर्ट। एक बच्चे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है टू सक द मिल्क। एज सून एज द चाइल्ड सक्स licks the nipple, impulse goes to the hypothalamus that causes the release of oxytocin और वो ऑक्सीटोसिन खुद ब खुद इन डक्टस को, इन एल्वियोलाई को कंट्रैक्ट करता है और जो मिल्क होता है मिल्क जेट से निकलता है, फ्लो होता है थ्रू द निपल इनटू द चाइल्ड्स माउथ। और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो जाएगा उतना ज्यादा मिल्क इजेक्ट होगा। और देखा गया है जितना मिल्क प्रोड्यूस बनेगा, जितना मिल्क प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन भी प्रोड्यूस होता है। तो मैं कह सकता हूं एक बच्चा जितना दूध पिएगा उससे मिल्क प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। मोर द मिल्क इज sucked by a child, more prolactin is produced and more milk is synthesized. जितना एक बच्चा दूध पिएगा अकॉर्डिंगली उतना प्रोलैक्टिन रिलीज होगा और ज्यादा से ज्यादा मिल्क सिंथेसाइज होगा, प्रोवाइडेड कि रिसोर्सेज होंगे मदर्स के पास। एक मदर शुड बी हेल्दी। अगर एक मदर बीमार होगी, अंडर न्यूट्रिशन होगी, माल न्यूट्रिशन होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन एक हेल्दी माँ में क्या होता है, जितना एक बच्चा दूध पिएगा उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होगा और उतना ज्यादा मिल्क सिंथेसाइज होगा और मिल्क जो होता है इट गोज इनटू द चाइल्ड्स माउथ। तो बच्चे को दूध कैसे मिलता है? जब वो सक करता है निपल को। निपल सेंड्स द इंपल्स टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सेंड्स इंपल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो ही प्रोड्यूस हो गया तो इट कॉजेस इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स।
क्या बोलते हैं बेटा इसको? मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो प्रेगनेंसी के बाद जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है तो प्रोड्यूस जो मिल्क होता है, मिल्क जो इजेक्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। और जितनी दिन ब दिन जब एक माँ बच्चे को दूध देती है तो जाहिर सी बात है, जब आगे आगे टाइम हो जाता है, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो हर रोज हर दिन के साथ ये मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स जो होता है ये स्ट्रांग हो जाता है। देखा गया है कि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स अब सिर्फ निपल को सख्त करने तक महदूद नहीं रहता है, कि देखा गया है कि अगर एक माँ अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनती है तो उसके चिल्लाने से भी मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है। अगर एक माँ अपने बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुने तो देखा गया है कभी कभी कि वहाँ पर भी इम्पल्स जाती है हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी वहाँ से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है एंड मिल्क इजेक्शन टेक्स प्लेस। और ये भी देखा गया है कि ऑफिस गोइंग लेडीज में अगर जब उनको ऑफिस में देखा कभी अपने बच्चे की याद आती है, अपने बच्चे से दूर होती है कभी माँ, अगर उसको बड़ी याद आए कि अपने बच्चे की जिसको वो दूध पिलाती है तो उस सूरत में भी मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है। सो इसी को ममता कहते हैं। एक माँ का अपने बच्चे के लिए कितना प्यार होता है, इट इज शोन बाय द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा माँ के निपल को सक करे। एक माँ को जब बच्चे की याद आती है, बच्चे की चिल्लाने की आवाज जब वो सुनती है, उस सूरत में भी मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है। इज दैट क्लियर? तो अब अगर हम देखेंगे कि ये जो मिल्क है, ये जो लैक्टेशन है, इसके क्या फायदे हैं? तो पहला फायदा ये जाहिर सी बात है कि अब हम देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैक्टेशन। चलिए बेटा अब देखते हैं लैक्टेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात याद रखिए, सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, the first milk which is produced by the mother, that is called colostrum. The first milk which is produced by the mother, which is synthesized in the pregnancy, उसको बेटा बोलते हैं colostrum. मैं यहां पर आपको बता रहा हूं सिग्निफिकेंस, लैक्टेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली बात मैं कह रहा हूं कोलोस्ट्रम की। The first milk which is produced by a female आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, बच्चा पैदा होता है, तो पहला दूध जो वहां से निकलता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स हाई प्रोटीन्स। मिल्क कोलेस्ट्रॉम में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स बहुत कम होते हैं, जबकि मिल्क मदर्स मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ लिपिड्स। लेकिन कोलेस्ट्रॉल में लिपिड्स कम होते हैं, प्रोटीन ज्यादा होते हैं, और इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं यहाँ पर? एंटीबॉडीज होते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज होते हैं। तो माँ का सबसे पहला दूध जो निकलता है जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली रिच इन प्रोटीन्स, पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज। जब ये बच्चे में जाते हैं तो इस बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट ए नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। इस कोलेस्ट्रॉल में होते हैं म्यूसिन्स, म्यूसिन्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, और ये म्यूसिन्स क्या करते हैं? दिस म्यूसिन्स प्रोटेक्ट a child from infections due to a number of rotaviruses। बहुत सारे रोटावायरसेस जो बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं, ये म्यूसिन्स उसको रोटावायरसेस के अटैक से बचाते हैं। और बहुत सी डायरियल डिजीजेस जो बच्चे कोलेस्ट्रॉल नहीं, जिनको नहीं मिलता है, तो दे सफर फ्रॉम डायरियल डिजीजेस। डायरिया हो सकता है उनको, एंट्रिक डिजीजेस होती हैं। तो देखा गया है जो बच्चे, जिन बच्चों को कोलेस्ट्रॉल दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल में म्यूसिन्स और एंटीबॉडीज की वजह से वो डायरिया से बच जाते हैं, रोटावायरस से बच जाते हैं, और बहुत सारी इन्फेक्शन से बच जाते हैं। दिस कोलेस्ट्रॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे
दूसरी सिग्निफिकेंस दूसरी सिग्निफिकेंस है किसकी? लैक्टेशन की। दैट इज, जब एक बच्चा पैदा होता है, इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बिल्कुल जो इसकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है, जब माँ से इसको दूध मिलता है तो टेम्परेचर जो होता है माँ के दूध का और बच्चे की बॉडी का वो सेम होता है। एक बच्चे को थर्मल ग्रेडियंट या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है कि दूध ठंडा मिला हो या दूध ज़्यादा गर्म मिला हो, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होती है। तो इस सूरत में इसको जो मिल्क मिलता है फ्रॉम हिज मदर, उसका टेम्परेचर बिल्कुल वही होता है जो इसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से देखा गया है कि जब बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, ये जो बच्चा होता है जब इसकी ग्रोथ हो जाती है, दिन ब दिन, हफ्ते के आफ्टर वीक्स, आफ्टर डेज, जितनी एक बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसी तरह से इंक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये देखा गया है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो माँ का दूध होता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बेटा होता है वो चेंज होता रहता है टू मीट द नीड्स ऑफ हर चाइल्ड। एक बच्चे, माँ के मिल्क का न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होता रहता है टू मीट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ, इसके दूध का न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है, ताकि सूट करे इसके बच्चे को जिन चीज़ों की अब इंपॉर्टेंस होती है, अब मिल्क में वही चीज़ें ज़्यादा मिलती है। मैं कहता हूँ कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क चेंजेस एज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड चेंज। इसी तरह से अगर आप देखेंगे इस लैक्टेशन की एक और खूबी ये है कि इस मिल्क में, बच्चे में जो बच्चे को मिल्क मिलता है, उस मदर्स मिल्क में एक कंपाउंड होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क। ये लैक्टोफेरिन क्या करता है? दिस लैक्टोफेरिन reduces the iron content। ये बच्चे के बॉडी ब्लड में जो आयरन होता है उस आयरन लेवल को कम करता है, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया ग्रो विद द हेल्प ऑफ आयरन, दे नीड आयरन। तो लैक्टोफेरिन जो होता है ये इस आयरन को ट्रैप करता है और बच्चा जो है वो बच जाता है बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। बैक्टीरिया अब ग्रोथ नहीं करते हैं। इसी तरह से इस माँ के दूध में एक और केमिकल होता है, दैट इज कॉल्ड बाइफिडस फैक्टर। बाइफिडस फैक्टर क्या होता है? एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ माइक्रोफ्लोरा ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच आर बेनिफिशियल बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड दे हैव अदर रोल्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। तो बेटा देखा गया है, अगर एक बच्चे को बोतल फीडिंग किया जाए, तो एक बच्चे को आर्टिफिशियल फूड प्रिपरेशंस पिलाई जाए, तो वहाँ पर देखा गया है कि उस बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ होती है एंड अ चाइल्ड सफर्स फ्रॉम डिफरेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। लेकिन जब बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें बाइफिडस फैक्टर होता है, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाता है, उनको डेवलप करता है और बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी जो है दे रिमेन हेल्दी। इसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं इसको, मदर्स मिल्क जो है, इस मदर्स मिल्क में एक और कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। एंड लाइसोजाइम आपको पता है इट इज एंटीबैक्टीरियल केमिकल। तो देखा गया है माँ के दूध में लाइसोजाइम भी होता है, और ये जो लाइसोजाइम बेटा होता है, ये लाइसोजाइम
बैक्टीरिया को रोकता है, इट इज ए बैक्टीरियोसाइडल कंपाउंड, और बच्चे को बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाता है। एक और रिसर्च में देखा गया है, मैं पढ़ रहा था कहीं पर, कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के वक्त ये स्टीराइल होता है, लेकिन जो ही ये पैदा होता है तो जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, एरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेनस होते हैं, वो इसकी बॉडी को कवर करते हैं। जब इसके फेस पर, इसकी बॉडी पर ये बैक्टीरिया सराउंडिंग एरिया के बैठ गए, तो जब माँ इसको अपने हाथ में पकड़ती है, जब एक माँ इसको अपने हाथ में पकड़ के किस करती है, तो बच्चे की बॉडी पर, बच्चे की स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो माँ के लिप्स पर ट्रांसफर होते हैं और जाते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा। और देखा गया है उसी वक्त माँ के ब्लड में एंटीबॉडीज कुछ ऐसी प्रोड्यूस होती हैं विच आर अगेंस्ट दोज बैक्टीरिया, ये उन बैक्टीरिया के खिलाफ होती हैं जो बच्चे की स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो लैक्टेशन है, इट इज अ ट्रेमेंडस रोल। इसमें सिर्फ बच्चे का फायदा ही नहीं है, इसमें एक मां को भी फायदा है। आप कहेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर मदर। पहला बेनिफिट मां के लिए ये है, मां के लिए पहला बेनिफिट लैक्टेशन का ये है कि जब तक एक मां एक्टिवली लैक्टेशन करती है, जब तक एक फीमेल एक्टिवली अपने बच्चे को दूध देती है, एक्टिवली जब तक लैक्टेशन करती है, तो वहां पर क्या होता है, प्रोलैक्टिन की लेवल हाई रहती है। जब तक प्रोलैक्टिन की लेवल हाई रहती है, उस दौरान एफएसएच की लेवल जो होती है वो कम रहेगी। एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी की मदद से तो ओव्यूलेशन होती है, इसी की मदद से तो ओवेरियन साइकिल होता है। तो बेटा याद रखिए, ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहती है। माँ के ब्लड में प्रोलैक्टिन की लेवल हाई रहेगी, लेकिन एफएसएच की लेवल लो रहेगी। जब तक एफएसएच की लेवल लो रहेगी तब तक नए फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे, तब तक ओव्यूलेशन, क्योंकि एफएसएच जो होता है ये ओवेरियन साइकिल में इन्वॉल्व होगा, तो एफएसएच ही तो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एग। oogenesis कंप्लीट होती है, oogenesis के लिए इंपॉर्टेंट है एफएसएच। तो बेटा जब तक एक माँ अपने बच्चे को एक्टिवली दूध देती रहेगी तब तक उसकी बॉडी में, ब्लड में एफएसएच की लेवल लो रहेगी। एफएसएच की लेवल लो रहने से क्या होगा कि वहाँ पर नए एग्स नहीं बनेंगे और वहाँ पर लेस चांसेस होंगे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये क्यों? ये इसलिए ताकि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको अच्छी तरह से नशोनुमा हो, डेवलपमेंट हो, उसको अच्छी तरह से दूध मिले। अगर इसी दौरान दूसरी प्रेगनेंसी हो जाए तो देखा गया है तो कि अब सारे रिसोर्सेज माँ के यूटेरस की तरफ मोबिलाइज हो जाएंगे और जो बच्चा पैदा हुआ है उसको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि उसको ज़्यादा अवेलेबल मिल्क नहीं रहेगा। तो इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल गैप। तो लैक्टेशन जो है इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल गैप, ताकि एक बच्चा जब पैदा हुआ, जब तक उसकी डेवलपमेंट पूरी न हो तब तक एक दूसरा बच्चा, दूसरी ओव्यूलेशन, दूसरा एग नहीं बनेगा, तब तक फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि एफएसएच लो रहेगा। दूसरा ये है कि जब पार्क्यूलेशन होती है, जब एक लेडी डिलीवर करती है बेबी, उसके बाद कुछ टाइम, लगभग 1 महीने का टाइम लगता है कि यूटेरस जो है, जो अभी प्रेगनेंसी में बड़ा हाइपरट्रॉफी हो गया था, बड़ा फैल गया था, वेट हो गया था उसका, अब वो अपनी ओरिजिनल शेप में आता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच द यूटेरस श्रिंक्स एंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बर्थ। एक माँ जब अपने बच्चे को पैदा करती है उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसका यूटेरस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। और देखा गया है दोज फीमेल्स विच आर एक्टिवली लैक्टेटिंग, उनमें इन्वोल्यूशन जल्दी होता है। इन्वोल्यूशन इज क्विक। एट द सेम टाइम एक और चीज है,
ये देखा गया है those females which are actively involved in the lactation, there are very less chances of breast cancers. तो एक और बड़ी खूबी ये है कि जो फीमेल्स एक्टिवली लैक्टेट करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर्स के चांसेस कम होते हैं। तो लैक्टेशन जो है बेटा, इसके फायदे माँ के लिए भी हैं, इसके फायदे बच्चे के लिए भी हैं। सो दैट वाज अबाउट द लैक्टेशन। आपको इसमें खास ख्याल रखना है अबाउट द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या है, एल्वियोलाई में कहाँ पर मिल्क बनता है, मिल्क कैसे इजेक्ट होता है, प्रोलैक्टिन का रोल क्या है, ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है, बाइफिडस फैक्टर क्या है, लैक्टोफेरिन क्या है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल क्या है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर। इज दैट क्लियर? तो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। फिया मान दिया।